हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 2013 का पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 मतलब पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए सिस्टम 2N2O से 2N2 प्लस O2 गैस फॉर्म हो रहा है। इसकी डेलेज गिवन है प्लस 163 किलो जूल, मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन विच डिरेक्शन will an equilibrium system move to establish equilibrium if simultaneously N2O is added and O2 is removed? The volume increases and temperature rise. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो N2O को एडिड किया जा रहा है। N2O कौन सी साइड से? N2O है रिएक्टेंट साइड से। तो अगर रिएक्टेंट को ऐड किया जाएगा, तो अगर कोई रिएक्टेंट को ऐड किया जाता है तो रिएक्शन हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि रिएक्टेंट को ऐड किया जा रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और उसके साथ साथ तुम देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन क्या बोला गया है, O2 इज रिमूव। O2 मतलब O2 क्या है, प्रोडक्ट साइड में है। तो अगर प्रोडक्ट साइड की O2 रिमूव किया जाएगा तो प्रोडक्ट साइड में एक वैकेंसी क्रिएट होगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जाएगा। तो रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट रिमूव करो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब रिएक्शन बेसिकली लेफ्ट टू राइट की तरह जाएगा। मतलब आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड H प्लस H2O लिक्विड इक्वल टू COH होल 2 is spontaneous at 298 Kelvin. The reverse reaction becomes spontaneous at high temperature. This means for the forward reaction, both del H and del H0 are positive. Both del H पॉजिटिव, डेल एच जीरो नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव, डेल एच पॉजिटिव, और ऑप्शन डी में बोथ डेल एच एंड डेल एच नेगेटिव। तो हम लोग को एक बात पता है, स्पॉन्टेनियस मतलब ही डेल जी का नेगेटिव बताया जाता है। और डेल जी का जो इक्वेशन है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डी एस। ठीक है। और अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर डेल एच को माइनस रखेंगे और टेम्परेचर को प्लस और एंट्रोपी को भी प्लस रखेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, माइनस यहाँ पे माइनस टेम्परेचर प्लस डेल एच प्लस, तो ये भी क्या होगा, प्लस टर्म में आएगा। तो माइनस माइनस दोनों है, बट ओवरऑल जो टर्म किसका ज्यादा होगा, टीडीएस या डेल एच में अगर किसी का भी वैल्यू ज्यादा होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो माइनस में ही आएगा। बट किसी भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होता है, हमेशा वो क्या प्रेफर करता है, डेल एच नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेफर करता है। और एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है जनरली अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। बिकॉज इन द यूनिवर्स एंट्रोपी ऑलवेज टेंड्स टू बी मैक्सिमम। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होता है, पॉजिटिव होता है। इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया था। तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगा वो तो समझ आ गया, और टेम्परेचर भी पॉजिटिव होगा। और डेल एच नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जो फेवरेबल होता है। तो टेम्परेचर पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव, जो तुम्हारा ऑप्शन सी कर रहा है, डेल एच नेगेटिव और डेल एच पॉजिटिव, तो आंसर बन जाएगा सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जस्ट गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन में पुट करके निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को। एक रिएक्शन गिवन है, KNH2 गिवन है, टू इक्विवेलेंट। उसके अंदर बाद में और एक बार KNH2 वन इक्विवेलेंट गिवन है, तो प्रोडक्ट बताना है। अच्छा, तो देखो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे जो तुम्हारा कंपाउंड है OET, अगर तुम इसके अंदर बेस दोगे ना, KNH2 इज बेस, तो बेस क्या करेगा, पहले इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है। अब इस प्रोटॉन को कैप्चर करने के बाद इसके साथ क्या है, मिथाइल आयोडाइड है, MEI। तो MEI को ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद तुम्हें कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद
क्या है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखो वाटर दिया गया है, हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, ठीक है। एंड हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर दोगे तो जो एस्टर है ना वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में KN गिवन है, वन इक्विवेलेंट, और लास्ट में देखो यहाँ पे हीट गिवन है, तो जस्ट यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 का रिमूव हो जाएगा और तुम्हें कुछ प्रोडक्ट इस तरह का आ जाएगा प्लस CO2, ब्यूटोन, बेसिकली प्रोडक्ट आ जाएगा ब्यूटोन। कहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे, ऑप्शन ए में, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4, अरे यहाँ पे 4 आया। अच्छा यहाँ पे इथाइल आयोडाइड गिवन था ना, सॉरी यहाँ पे इस स्टेप से पहले और एक स्टेप होगा। यहाँ पे जो फास्ट स्टेप में मतलब पहले तो KNH2 तुमने दिया, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड दिया तो मिथाइल आया, उसके बाद वापस KNH2 दिया गया, तो वापस KNH2 देने के बाद यहाँ से एक प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो इथाइल आयोडाइड गिवन है, CH3CH2I। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन को निकाल देगा, तो क्या होगा, अभी तुम्हारा प्रोडक्ट 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे बनेगा। इसके बाद तुम इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद अभी डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो तुम्हारा 1 2 3 तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। मैंने ए वाला KN2 वाला पहले नहीं कराया था, मतलब यहाँ पे इथाइल आयोडाइड गिवन है, एक बार मिथाइल आयोडाइड, एक बार मिथाइल ऐड होगा, एक बार इथाइल ऐड होगा, तो मैंने पहले मिथाइल ऐड किया था, बट यहाँ पे मिथाइल इथाइल दोनों ही ऐड करना होगा, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म को अच्छे से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure stretching frequency of CH bond in an organic compound appears 2900 centimeter inverse the stretching frequency of CD bond, तो CD का कितना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, CH का बोला गया है, तो CD का फाइंड करना है। तो चलो कैसे करते हैं देखते हैं। हम लोग का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज द म्यू इक्वल टू 1/2 पाई √K/μ, ठीक है। जहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ 1/√, रिड्यूस मास की रिलेशन है, न्यू इक्वल टू 1/√μ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ CH गिवन है, वो तुम्हारा कितने गिवन है, वो तुम्हारा गिवन है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, और बेसिकली हम लोग को न्यू ऑफ CD फाइंड करना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा देखो 2900 इक्वल टू 1/2 पाई √K/μ, ठीक है। अभी यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर √μ देखेंगे तो म्यू का यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कितना है, म्यू का अगर वैल्यू देखा जाए CH का M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 1 × 12 डिवाइडेड बाई 1 + 12, तो 12/13। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 पाई √K इंटू
√13/12 क्योंकि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को के को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगा यहां से के इक्वल टू 2900 इंटू ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू इसको अगर उधर सेंड करेंगे, √फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है इधर सेंड करेंगे तो √12/13 आ जाएगा। 1/2 को कांस्टेंट है, इसको सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 1/2 की जरूरत नहीं है, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा सी डी के केस में भी। तो इसका आंसर तुम्हें कुछ वैल्यू ऐसे आएगा। अभी यहाँ पे सिमिलरली सी डी का निकालना पड़ेगा। सी डी का क्या होगा, सिमिलरली न्यू ऑफ सी डी इक्वल टू 1/2 को कैंसिल कर देते, दोनों में 2 कैंसिल हो जाएगा, √k/μ। तो म्यू का जो वैल्यू है यहाँ पे सी डी के केस में क्या होगा, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 तो 24/14। तो न्यू ऑफ सी डी को फाइंड करना है और न्यू के इंटू रूट जो म्यू था, रूट म्यू मतलब क्या है, उल्टा हो जाएगा, √14/√24। अभी रूट के का वैल्यू तो यहाँ पे आ गया था, इसका वैल्यू पुट करेंगे 2900 इंटू √12/√13 इंटू √14/√24। यहां से तुम्हें सॉल्व करना होगा, इसका डेटा आ जाएगा 2128 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज द फाइनल आंसर। तो पहले क्या किया, पहले इक्वेशन से हम लोगों को फोर्स कांस्टेंट को फाइंड कर लिया, उसी फोर्स कांस्टेंट को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो हमारा जो आंसर आ गया 2128 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई मास एंड मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। जहां पे एम मास है, पी फॉर मोमेंटम। तो मास 0 मोमेंटम 0, मास 0 मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी मास नॉट इक्वल टू 0 मोमेंटम 0, ऑप्शन डी मास नॉट इक्वल टू 0 मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0। और अभी हम लोगों को पता है एक फोटोन पार्टिकल अगर होगा उसकी मास 0 हो सकता है बट मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा बी, मास 0 हो सकता है बट मोमेंटम 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ईस और आर, दोनों ऑप्शन गिवन है, जो बता रहा है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, मतलब CO2 रिमूव करेगा। देखो डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली क्या होता है, अगर ये CO2 रिमूव हो जाता है सपोज CO2 रिमूव होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा ब्रिज पोजीशन। सेकेंड का रिमूव करूंगा तो यहां पे, थर्ड का करूंगा तो यहां पे, और फोर्थ का करूंगा तो, मतलब जहां से CO2 रिमूव होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है जो कौन सा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। तो देखो रेजोनेंस तो तुम्हारा ऑप्शन डी नहीं है, जो 4 वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, ए वाला भी नहीं कर पा रहा है, ए वाला रेजोनेंस कर पा रहा है बहुत ही अच्छे से, स्ट्रक्चर 2 है। 1 भी कर सकता है रेजोनेंस बट ये नहीं करेगा, कर सकता है बट फिर भी नहीं करेगा,
क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना ब्रिज पोजीशन है, और अकॉर्डिंग टू बेट्स रूल ब्रिज पोजीशन में कभी नेगेटिव चार्ज हो नहीं सकता है। यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ब्रिज पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा, ब्रिज पोजीशन कभी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है, तो वन रेजोनेंस करने में अक्षम है। तो यहाँ पे ओनली जो रेजोनेंस कर रहा है दैट इज द स्ट्रक्चर 2। तो सबसे अच्छा रेट में डीकार्बोक्सिलेशन करेगा स्ट्रक्चर 2, मतलब आंसर हो जाएगा सी, जो फास्टर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा है द प्रेफर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री एलिमेंट्स। एक 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो ट्रांस है, तो यहाँ पे कौन सा सिमेट्री प्लेन रहेगा। तो देखो यहाँ के जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से मिडिल से एकदम बहुत ही आसानी से C2 प्लेन पास कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे C2 प्लेन पास कर रहा है, सिग्मा भी पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा C2 दोनों ही जा सकते हैं, ठीक है, सिग्मा भी पास कर सकता है, C2 भी पास कर सकता है, बट सिग्मा यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा C2 सिग्मा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में जा सकता है, बट ऑप्शन बी में ओनली वर्टिकल लिखा गया है, बट यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस में जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए फोटोन लाइट collides with a stationary electron after collision of the color of the photon would be unchanged, shifted towards red, shifted towards blue, changed to the colorless। देखो फोटोन जो एनर्जी ट्रांसफर करता है, हमें पता है जो वीप जियर होता है ना, वीप जियर, वहां पे रेड की जो वेवलेंथ होता है मैक्सिमम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो फोटोन जब कोलाइड करेगा वो क्या करेगा, वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो वेवलेंथ है ना वो रेड की तरह शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, रेड की से। देखो कोई एक कॉलिशन होता है, कॉलिशन होने से क्या होता है, एनर्जी कम होता है, और एनर्जी कम होना मतलब वेवलेंथ बढ़ जाना, तो एक कॉलिशन हो रहा है तो एनर्जी का क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो एनर्जी कम हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रॉय बोलना गलत होगा, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो ये वर्ड यूज करना बिल्कुल गलत है। एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है कॉलिशन के बाद, तो और वेवलेंथ इंक्रीज मतलब क्या है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो रेड का होता है, तो इसलिए रेड शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड, जो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए न्यूट्रॉन हैज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स द रेस्ट mass of an electron. Suppose that they both have 1 electron volt of energy. How do their wavelength compare? Neutron equal to electron, neutron greater than electron, neutron less than electron, cannot predict, ऑप्शन डी में गिवन है, cannot predict from the given information। देखो न्यूट्रॉन बोल रहा है, न्यूट्रॉन की मास जो है वो 2000 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 2000 टाइम्स। अभी हम लोग को क्या बताए, जो मास E इक्वल टू mc², ये हमें पता है, तो मास अगर ज्यादा है, किसका, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन की अगर मास ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने वही बताया था इक्वल टू mc²। तुम्हारा अगर मास ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो न्यूट्रॉन की इतना ज्यादा मास है
तो मास ज्यादा होने के कारण से एनर्जी ज्यादा होगा, और एनर्जी ज्यादा होने के कारण से वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो आंसर सी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा है न्यूट्रॉन से। तो ये था हमारा पार्ट 2। तो तुम लोग अभी तक जो IIM केमिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, वहां पे कर लो। यहाँ पे सारे एमएससी एंट्रेंस की PYQ सॉल्व तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, तो जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।